लाइफ क्लोन स्किल अर्जुन वापस अपने घर आ गया था। वो हमेशा की तरह आज भी अपने बेड पर बैठा हुआ था और बाहर चांद की तरफ देख रहा था। लेकिन आज वो परेशानी की जगह एक्साइटेड था। वो एग्जीटमेंट माय कहता है, वो कौन सी स्किल होगी जो मास्टर मुझे सिखाना चाहते हैं। इस एग्जीटमेंट में मुझे तो नींद नहीं आने वाली। क्यों ना मैं अपने चक्र पर ध्यान कर क्लोन स्किल की ही ट्रेनिंग कर लेता हूं। इतना कहते ही अर्जुन अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और अपने थ्रोट चक्र पर ध्यान करने लगती है। पहले ही की तरह अर्जुन ने कुछ ही पल मैं अपने 9 चक्र पॉइंट्स को कंट्रोल कर लिया था। वहीं वो अब अपने 10वें चक्र पॉइंट्स को हल्के हल्के कंट्रोल करने लगता है। अपने 9 चक्र पॉइंट्स पर से ध्यान न हटाते हुए अर्जुन अपने 10वें चक्र को पकड़ खींचने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी वो 10वें चक्र पॉइंट्स को पकड़ ही लेता है। इस तरह उसने अपने 10 चक्र पॉइंट्स पर कंट्रोल कर लिया था। इस अचीवमेंट के बाद भी अर्जुन रुका नहीं था। वो अपने बाकी चक्र पॉइंट्स पर ध्यान करने लगता है। 7 दिन बाद अर्जुन ने अपने 27 चक्र पॉइंट्स पर एक साथ ध्यान करना सीख लिया था। अर्जुन के कंट्रोल को देख अविनेश कहता है, बहुत बड्डी अर्जुन, तुमने यह सीख लिया, तो अब तुम्हें इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। हैंड साइन बनाते हुए अपने चक्र पॉइंट्स पर ध्यान रखो और फिर अपने क्लोन के बारे में सोचो। अविनेश की बात सुन अर्जुन वैसा ही करता है। वो थ्रोट चक्र का हैंड साइन बनाता है और फिर थ्रोट चक्र कर 27 चक्र पॉइंट्स को एक जगह स्टेबल करने लगता है। जैसे ही अर्जुन यह कर लेता है और वो उसे ध्यान में रखते हुए अपना क्लोन सोचता है, उसके ऐसा करते ही उसके बगल में हल्का सा धुआं उठता है और तभी वहां अर्जुन का एक क्लोन बनता है। यह क्लोन काफी अजीब था। वो अर्जुन की तरह लग भी नहीं रहा था, वहीं वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। और अगले ही पल वो क्लोन वहां से धुआं बन उड़ी टेच से जाता है। यह देख अर्जुन खुश होते हुए कहता है, मैंने इस स्किल को मास्टर कर लिया। अर्जुन की बात सुन अविनेश अपना क्लोन बनाता है और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अविनेश के क्लोन को देखते हुए अर्जुन खुद से कहता है, मैं उसके करीब ही हूं। अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम बहुत दूर हो। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो तुम्हें इसे मास्टर करना होगा। और मैं तुम्हें बता दूं, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और इसे जल्दी करने का तरीका है बार बार ट्राई करना। तुम जितना इसे ट्राई करोगे उतना बढ़िया है। और हाँ, याद रखना कि तुम ज्यादा प्रैक्टिस करने के चक्कर में अपने चक्र का ज्यादा इस्तेमाल ना कर लो। ये एक तीसरी स्टेज स्किल है, इसके लिए काफी ज्यादा चक्र का इस्तेमाल होता है। ऐसे में खुदार थोड़ा कंट्रोल रखना और जब तुम ये सीख लो तो मेरे पास आ जाना। ये कहकर दिद्दा वहां से चले जाता है। 8 दिन बाद अर्जुन ने इस क्लोन स्किल को मास्टर कर लिया था। अर्जुन अपने चक्र पॉइंट्स पर ध्यान कर एक हैंड साइन कर अपना एक क्लोन बनाता है और उसे ऐसा करने में बस 20 सेकंड ही लगे थे। अर्जुन के बनाए क्लोन और उसकी स्पीड को देख अविनेश कहता है, बहुत बढ़िया अर्जुन, तुमने काफी बढ़िया किया। सिर्फ 15 दिन में इस स्किल को मास्टर कर लिया और वहीं तुम्हारी स्पीड भी काफी बढ़िया है। स्टेज 3 स्किल के लिए 20 सेकंड काफी फास्ट है। अविनेश की बात सुन अर्जुन कहता है, मास्टर, मुझे इन सब से मतलब नहीं है। आप बस मुझे वो खास स्किल बताइए। मुझे जानना है कि वो क्या है और उसका क्या काम है। अर्जुन की एक्साइटमेंट देख अविनेश कहता है, लगता है तुम ज्यादा ही एक्साइटेड हो इसे सीखने के लिए। तो ठीक है, तुम्हारी नई स्किल का नाम है लाइफ क्लोन। अविनेश की बात सुन अर्जुन मुंह बनाते हर कहता है, लाइफ क्लोन, ये किस तरह का नाम है? नाम से यह नॉर्मल स्किल ही लग रही है। जरा आप करके दिखाना कि इस स्किल में खास क्या है। अर्जुन की बात सुन अविनेश ना मैं सिर हिलाते हुए कहता है, मैं इस स्किल को नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यह नहीं आती। अविनेश की बात सुन अर्जुन हैरान हो जाता है। वो तिरछी निगाहों से शक भरे अंदाज में कहता है, मास्टर, अगर आपको यह स्किल नहीं आती तो आप मुझे कैसे सिखा रहे हैं? कुछ तो अजीब है। अर्जुन की बात सुन अविनेश सफाई देते हुए कहता है, ये अर्जुन, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? कुछ भी अजीब नहीं है। ये लाइफ क्लोन माँ इसलिए नहीं सीख सकता क्योंकि ये एक डार्क स्किल है। अविनेश की बात सुन अर्जुन कहता है, अच्छा तो ये डार्क स्किल है,
लेकिन अगले ही पल वो मुंह बनाते हुए कहता है, वैसे ये डार्क स्किल होती क्या है? अर्जुन के इस जवाब को सुन अविनेश कहता है, मैंने तुमसे ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद की थी। तो सुनो, डार्क स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो कभी किसी योद्धा ने ढूंढी होती है, लेकिन उस स्किल का काफ़ी नुकसान होता है, तो उसी आमतौर पर सीखना बंद कर देते हैं और उस स्किल को राज्य की स्किल रूम में लिवक कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अविनेश की बात सुन अविनेश कहता है, अगर ये कोई डार्क स्किल है और अगर मैंने यह सीख ली तो राज्य मुझे सजा दे देगा। अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। डार्क स्किल को सीखना कोई जुर्म नहीं है, बस इसे अपने रिस्क और सीखना होता है, क्योंकि इसमें जान जाने तक का खतरा होता है। अविनेश की बात सुन अर्जुन घबराते हुए कहता है, अगर इस मौत जान जाने का खतरा है तो आप मुझे सीखा क्यों रहे हो? अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं जानता हूं यह स्किल सिर्फ तुम ही सीख सकते हो। ये एक ऐसी स्किल है जो काफी ज्यादा चक्र का इस्तेमाल करती है, और अगर मैं इसे सीखने गया तो एक बार इस्तेमाल से ही मैं काफी थक जाऊंगा। और वहीं तुम्हारे पास दो स्पिरिट है, वो भी लीजेंडरी स्पिरिट लायन और वुल्फ। ऐसे में तुम्हारा चक्र मेरे से 20 गुना ज्यादा है। तुम मुझसे काफी ज्यादा जादुई स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और अर्जुन, मैं तुम्हें बता दूं कि यह लाइफ क्लोन स्किल किसी और का नहीं, बल्कि महाराज अर्जुन जी की है। कड्डी ट्रेनिंग। अर्जुन ने जैसे ही सुना था कि यह लाइफ स्किल महाराज अर्जुन जी की स्किल है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड्डी हो गई थीं। वो कुछ कह पाता उसे से पहले ही अविनेश आगे कहता है, अगर अब भी तुम इसे नहीं सीखना छटे तो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। यह कहते हुए अविनेश वहां से जाने लगता है। अविनेश को जाता देख अविनेश भागते हुए उसके सामने जा खड़गिड़ा हुआ है और अपने चेहरे और घबराहट और एक मुस्कान एक साथ लाते हुए कहता है, मास्टर, मैं तो मजाक कर रहा था, आप कुछ ज्यादा ही सीरियस रहते हो। क्या अब लगभग 14 साल का डिच का मजाक भी नहीं कर सकता? यह क्या बात हुई? अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, मतलब तुम ये स्किल सीखने वाले हो? अर्जुन, हाँ, मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, आप बस बताइए मैं ये कैसे सीख सकता हूँ। अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, अब तुम इतने उतावले हो रहे हो तो देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं इस लाइफ क्लोन स्किल में होता क्या है। इतना कहते ही अविनेश एक क्लोन बनाता है और उसे दिखाते हुए अर्जुन से कहता है, अर्जुन, यह है एक नॉर्मल क्लोन जो कि मैं तरह बोल सकता है, चल सकता है, मेरा मैसेज डिलीवर कर सकता है, लेकिन किसी तरह की स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारा यह क्लोन बनने के बाद तुम्हारे चक्र को बांट लेगा, और ऐसा करने से यह भी तुम्हारी ही तरह स्किल्स का भी इस्तेमाल कर पाएगा, और तुम्हारी तरह ये और क्लोन भी बनाते जाएगा, और ऐसा करने पर तुम्हारा चक्र सब में बंटता जाएगा। शायद तुम अब समझ गए होंगे कि यह स्किल मुझे क्यों नहीं आती। अविनेश की बात सुन अर्जुन हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन अब आप मुझे बताएं मुझे करना क्या है। अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, सब उस क्लोन स्किल की तरह ही है, लेकिन इसी के साथ तुम्हें बस अपने चक्र अपनी बॉडी से बाहर अपने क्लोन में भेजना है। बस यही है इसमें। तो तुम्हें समझ आ गया तो तुम ट्राई करो। अविनेश की बात सुन अर्जुन हाँ मैं सिर हिलाता है और फिर अपना एक क्लोन बनाने के लिए हैंड साइन बनाता है, और उसी के साथ साथ वो अपने चक्र को उस क्लोन में भेजने लगता है। करीब 30 सेकंड में अर्जुन का एक क्लोन बनता है। उस क्लोन को देख अविनेश कहता है, अर्जुन अब अपने क्लोन से किसी स्किल का इस्तेमाल करो। अविनेश की बात सुन अर्जुन अर्थ हैंड साइन बनाता है और तभी उसके आसपास एक रेड ऑरा आता है। लेकिन तभी अर्जुन का वो क्लोन धुआं बन गायब हो जाता है। यह देख अर्जुन काफी हैरान था। यह देखते हुए अविनेश कहता है, अर्जुन, तुम्हारे क्लोन में तुम्हारा चक्र तो गया था, लेकिन वो काफी कम था। इससे तुम एक स्किल का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, अभी तुम्हें और अभ्यास करना होगा। तो लगे रहो इसमें। मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं चलता हूं। यह कहकर अविनेश वहां से चले जाता है। अविनेश अपने घर वापस आ गया था। अविनेश के घर मैस सामने कुर्सी पर वहीं रहस्यमयी आदमी बैठा हुआ था। उसे देख अविनेश कहता है, आप यहां। लेकिन अविनेश की बात का जवाब देने के बजाय वो कहता है, कैसी चल रही है अर्जुन की ट्रेनिंग?
उस आदमी की बात सुन अविनेश कहता है, सब बढ़िया चल रहा है। अर्जुन क्लोन बनाना सीख गया है और इस समय वो लाइफ क्लोन बनाना सीख रहा है। इस जानने के बाद वो आदमी बस हाँ मैं सिर हिलता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो रुकते हुए कहता है, एक और खबर है, महेश पर जो हमला हुआ था उसके पीछे वही डार्क वॉरियर है जो उस स्टेच्यू से आजाद हो गया है। उस आदमी की बात सुन अविनेश कहता है, क्या सच में? लेकिन वहीं वो आदमी आगे कहता है, और मोहन को वो मार्क अक्रांत ने दिया है। उस आदमी की यह बात सुन अविनेश की आंखें हैरानी से पट्टी हो जाती हैं। वो उस आदमी से कहता है, पर वो अक्रांत भी आपकी तरह ही है, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? अविनेश की बात सुन वो आदमी कहता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन यही सच है। तो ठीक है, मैं चलता हूं, अर्जुन का ध्यान रखना। ये कहकर वो आदमी वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूरा दिन ट्रेनिंग गया करने के बाद अर्जुन थक गया था। वो जमीन पर लेटते हुए कहता है, ये लाइफ क्लोन स्किल सच में काफी खतरनाक है। इसने तो मेरा काफी चक्र का इस्तेमाल कर दिया। मैं तो अब जमीन से उठ भी नहीं पा रहा। मैं काफी थक गया हूं और भूख भी लगी है। अगर मी रात भर यही जंगल मैं पडीडा रहा तो मी जरूर किसी स्प्रिट का शिकार बन जाऊंगा। कितना अजीब होगा कि एक साइकिन जो कि सपाटन एग्जाम दे रहा है और लगभग फाइनल माय पहुंच गया है, वो इस छोटे से जंगल में किसी पहली या दूसरी श्रेणी की स्प्रिट का शिकार बन जाए। अर्जुन न मय सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचते हुए अर्जुन अपने ख्यालों में खो गया था। रात के अंधेरे में वो इस जंगल में लेता हुआ था। वो होनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। वहीं उसे जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपनी गर्दन जरा सी उठाकर जंगल की तरफ देखता है। जंगल में से कुछ पहली श्रेणी के रागिनीर उसकी तरफ आने लगते हैं। अर्जुन को देखते ही उन रागिनीरों के मुंह से पानी टपकने लगा था। धीरे धीरे वो रागिनीर अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे थे। उन्हें अपनी तरफ आरता देख अविनेश उन्हें रोकते हुए कहता है, तुम मुझ पर वार नहीं कर सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो रागिनीर बिना रुके अर्जुन की तरफ बढ़ते हैं और तभी उन मय से एक रागिनीर अर्जुन की तरफ कूदता है। उसे देख अर्जुन जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अर्जुन। और जैसे ही अर्जुन के कानों में ये आवाज गई थी, तो वो जो रागिनीर उसकी तरफ आ रहा था उसे किसी की लात लगती है और इसी के साथ अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। अर्जुन सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखता है। अर्जुन के सिर के पास रागिनी खड़ी हुई थी। रागिनी को देख अर्जुन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, थैंक्स रागिनी, तुम यहां आ गई। हसीन पल अर्जुन की बात सुन रागिनी नीचे बैठती है और अर्जुन को उठने में मदद करती है। अर्जुन जैसे ही उठकर बैठता है तो वो रागिनी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स रागिनी। वैसे रागिनी, तुम यहां क्या कर रही हो? काफी रात हो गई है। अगले ही पल अर्जुन रागिनी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझ पर नजर रख रही थी? अर्जुन की बात सुन रागिनी शर्मा गई थी। वो ना मैं अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, नहीं अर्जुन, मैं तुम पर नजर नहीं रख रही थी। वो बस मुझे पता चला कि तुम टटा कि तुम अभ्यास कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूं। और वहीं मुझे लगा कि तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो मी तुम्हारे लिए खाना भी ले आई। रागिनी की बात सुन अर्जुन खुश होते हुए कहता है, क्या तुम खाना लाई हो? तो जल्दी मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अर्जुन की बात सुन रागिनी एक पैकेट अर्जुन के सामने खोलती है। उस पैकेट के अंदर एक बॉक्स था। उस बॉक्स को खोल रागिनी अर्जुन के सामने रखते हुए कहती है, अर्जुन, यह मैंने बनाया है। रागिनी की बात सुन अर्जुन उस खाने को देखता है। खाने को देख अर्जुन कहता है, दरक कर तो नॉर्मल दाल चावल ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें से आ रही जबरदस्त खुशबू बता रही है कि यह बहुत बढ़िया है। तभी भी हाथ में चम्मच पकड़ दीदा चावल को अपने मुंह में डालता है और तभी उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देख रागिनी परेशान होते हुए कहती है, क्या हूं अर्जुन, खाना अच्छा नहीं है? क्या इसमें ज्यादा मिर्ची हो गई है? रागिनी की बात सुन अर्जुन पहले कुछ नहीं कहता है और फिर चावलों को निंगलते हुए कहता है, यह लाजवाब है रागिनी, तुम्हारे हाथों के खाने का स्वाद बिल्कुल मां के हाथों के खाने जैसा है। मैं सच कहूं तो मैं ऐसा खाना रोज खाना चाहूंगा रागिनी।
रागिनी, एक बात कहूं, तुम्हारी शादी जिससे भी होगी वो लड्डस का काफी लकी होगा कि उसे तुम्हारी जैसी अच्छा खाना बनाने वाली और प्यारी वाइफ मिलेगी। अर्जुन की बात अचानक रागिनी को समझ आती है और तभी उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे जैसी अच्छी और प्यारी वाइफ मिलेगी? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। अर्जुन को क्या जवाब दूं? वहीं रागिनी के गाल लाल होता देख अर्जुन कहता है, क्या हुआ रागिनी, तुम्हारे गाल क्यों लाल हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम पूरी तरह ठीक ही नहीं हुई और ऐसे हॉस्पिटल से भाग आई हो? अगर ऐसा है तो चलो वापस हॉस्पिटल। अर्जुन की यह बात सुन रागिनी कहती है, नहीं, नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। रागिनी की बात सुन अर्जुन आगे कुछ नहीं कहता, बस खाना खाने लगता है। तभी खाना खाते हुए ही अर्जुन को कुछ ख्याल आता है और वो रागिनी की तरफ देखते हुए कहता है, रागिनी, मैं तुमसे कुछ पूछूं? अर्जुन की बात सुन रागिनी हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ पूछो अर्जुन। अर्जुन आगे कहता है, अभय तुम्हारा कजिन है, तो ऐसी क्या बात है कि वो तुम्हारी जान लेने पर आ गया? मतलब, मैं तुम्हारी फैमिली की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा। मतलब, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो, क्योंकि मेरा मुकाबला उसी से है, तो शायद कुछ मदद मिल जाए। अर्जुन की बात सुन रागिनी हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहती है, अर्जुन, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आज से लगभग 8 साल पहले की है, जब मैं 6 साल की थी। उस समय हमारे क्लैन चक्र साइट क्लैन महेश का एक बढ़िया क्लैन था। हमारा क्लैन यहाँ का एक महान क्लैन था। लेकिन उस समय मैं इस क्लैन की दो ब्रांच थी, अपर और लोअर। अपर ब्रांच के लीडर मेरे पिताजी थे और लोअर ब्रांच के लीडर मेरे चाचा यानी अभय के पापा थे। उस समय दोनों क्लैन एक साथ रहकर काम करते थे। लेकिन तभी एक दिन लोअर को न जाने किसी ने झूठी खबर दी कि इन सब चीजों से पिताजी परेशान हो गए और उन्हें हमारे क्लैन के कई लोगों ने उस कर्स क्रिस्टल इस्तेमाल करने को कहा, जो चक्र साइट क्लैन के किसी भी आदमी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर किसी ने वो कर्स क्रिस्टल चुरा लिया और उसके इस्तेमाल से लोअर क्लैन को कंट्रोल करने लगा। इस बात से लोअर क्लैन और ज्यादा नाराज हो गया। उन्हें लगने लगा कि अपर क्लैन खुद लड़ी डीडीएच नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने ऐसी किसी कर्स का इस्तेमाल किया। लेकिन अपर क्लैन का कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो जानते थे कि कोई है जो दोनों क्लैन को आपस में लड़ीडच कर हमारे क्लैन को खत्म करना चाहता था। लेकिन यह बात लोअर क्लैन को समझ नहीं आई और उस दिन के बाद दोनों क्लैन में उठा और बारात गई। ये सब बताकर रागिनी अपने ख्यालों से बाहर आती है। वहीं रागिनी की बात सुन अर्जुन कहता है, लॉर्ड शिलान को समझना चाहिए। रागिनी की बात सुन अर्जुन उससे कहता है, रागिनी, वैसे अभय क्या सच में बहुत स्ट्रांग है? अर्जुन की बात सुन रागिनी हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, अभय मेरे से 2 साल बड़ा है। वो काफी कम उम्र से महान बनने का सपना लेकर चल रहा है और अब वहीं उसी पने क्लैन को भी ऊंचा दिखाना है। ऐसे में वो दुगनी मेहनत करता है। मैं सच कहूं तो अभय बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रागिनी की यह सब भी सुन अभय के चेहरे पर एक घबराहट आ गई थी। वो मन ही मन खुद से कहता है, अगर रागिनी की बात मानी जाए तो अभय काफी स्ट्रांग है। कहीं उसे चैलेंज देकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली? वैसे भी मेरा उससे पहला मुकाबला है। अब मैं क्या करूंगा? वहीं रागिनी, जो अब तक अर्जुन के मायूस चेहरे को ही देख रही थी, वो कहती है, अर्जुन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम भी काफी स्ट्रांग हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगे। रागिनी की बात सुन अर्जुन न में सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं स्ट्रांग नहीं हूं। बेशक मैं सबके सामने काफी स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता हूं ताकि वो सब मुझे अपनाए, लेकिन असल मैं कमजोर हूं। अर्जुन की बात सुन रागिनी कहती है, ऐसा नहीं है अर्जुन, तुम सबसे अलग हो। मैंने आज तक कभी भी तुम्हें हार मानते नहीं देखा। तुम्हारी यही बैट तुम्हें बाकियों सीलक और स्ट्रांग बनती है। रागिनी की बात सुन अर्जुन काफी हैरान था। वो मन ही मन खुद से कहता है, पता नहीं क्यों पर रागिनी के पास होने पर मुझे काफी अलग लगता है। रागिनी के पास होते ही मुझे अपनेपन का एहसास होता है। अर्जुन यह सोच ही रहा था कि तभी उसे रागिनी के पैट से आवाज सुनाई देती है।
और इस आवाज से रागिनी शर्मा ने यह आवाज सुन अर्जुन कहता है, ये क्या रागिनी, तुम्हें भी भूख लगी है? अर्जुन की बात सुन रागिनी शर्माते हुए न में हाथ हिलाते हुए कहती, नहीं नहीं। रागिनी ने अर्जुन इतना कहा ही था कि तभी अर्जुन एक चम्मच भर चावल रागिनी मुंह में डाल देता है। बरुसली का जज्बा अर्जुन के इस एक्शन की जैसे ही रागिनी को समझ आती है तो शर्म से उसके गाल और लाल हो गए थे। वो मन ही मन खुद सीखती है, अर्जुन ने मुझे अपने हाथों से चावल खिलाए, और वो भी उसी चम्मच से जिससे वो खुद खा रहा है। रागिनी का चेहरा टमाटर सा लाल देख अर्जुन दोबारा कहता है, रागिनी, तुम्हारा चेहरा और लाल हो गया है, कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है? अर्जुन की बात सुन रागिनी नॉर्मल होते हुए कहती है, नहीं नहीं अर्जुन, कोई गड्ढ नहीं है, वो बस ऐसे ही। रागिनी को नॉर्मल होता देख अर्जुन दोबारा उसी चम्मच मय खाना भरता है और डायरेक्ट खुद खा लेता है। यह देख रागिनी थोड़ी हैरानी से कहती है, क्या ये एक इनडायरेक्ट किस नहीं हुई? लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझते हुए कहती है, रागिनी, तू कुछ ज्यादा नहीं सोच रही। वहीं कुछ ही देर मैं अर्जुन रागिनी के साथ वहां से अपने घर चला गया था। 12 दिन बाद, 2 दिन बाद सपाटन एग्जाम का फाइनल राउंड होने वाला था और अर्जुन ने अब तक उस लाइफ क्लोन स्किल को सीख लिया था। वहीं अर्जुन अपने तीसरे चक्र मणिपुर चक्र के थर्ड स्टेज के लिए चक्र 27 चक्र पॉइंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। वो बस 15 चक्र पॉइंट्स को ही कंट्रोल कर पा रहा था। वहीं इन सब के अलावा वो अपने थ्रोट चक्र को आगे बढ़ाने के लिए और चक्र पॉइंट्स पर कंट्रोल करना सीख रहा था, जो कि अब तक वो 35 चक्र पॉइंट्स को कंट्रोल करना सीख गया था। आज अर्जुन को कुछ खास ट्रेनिंग नहीं करनी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज वो बरूसली से मिलने जाएगा। बरूसली अभी भी हॉस्पिटल में ही था। वो घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे, इसलिए उसका हाल जानने के लिए अर्जुन हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ डटीता है। और पहले ही की तरह इस बार भी अर्णव और व्योम उसे वहां नजर आ जाते हैं। उन दोनों को देखते हुए अर्जुन कहता है, क्या ये एक इत्तेफाक है? व्योम अर्जुन को देखते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। वैसे अर्जुन, क्या तुम बरूसली से मिलने यहां आए हो? व्योम की बात सुन अब हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ उसी से मिलने आया हूं। इस समय वो काफी बुरी हालत में है। अर्जुन की बात सुन अर्णव कहता है, हाँ अर्जुन, तुमने सही कहा है। और परेशानी की बात यह है कि बरूसली को पता चल गया है कि उसकी छोटे गहरी है और वो काफी कमजोर हो जाएगा। अर्णव की बात सुन अर्जुन कहता है, फिर तो बरूसली काफी परेशान होगा, तो हमें उससे मिलना होगा। अर्जुन की बात सुन व्योम और अर्णव हाँ मैं सिर हिलाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अभी वो कुछ कदम ही चले थे कि तभी वहां अवनी आती है। अवनी अर्णव को आवाज लगते हुए कहती है, रुकना अर्णव। अवनी की बात सुन अर्णव रुकते हुए कहता है, क्या हुआ अवनी, कुछ काम है क्या? अर्णव की बात सुन अवनी कहती है, हाँ अर्णव काम है, पर मुझे नहीं, मास्टर अनुषा को। उन्होंने पूरी टीम अभी बुलाया है, उन्हें हम सब से कुछ जरूरी काम है। तो अर्णव, तुम्हें अभी चलना होगा। अवनी की बात सुन अर्णव व्योम और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, लगता है मुझे जाना होगा। मास्टर अनुषा को मुझसे कुछ काम है, तो तुम दोनों बरूसली को मेरा हाय कहना। अर्णव की बात सुन व्योम हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ जरूर। अब तुम जाओ, मास्टर अनुषा को कुछ जरूरी काम होगा। व्योम की बात सुन अर्णव कहता, कुछ नहीं, बस अर्णव के साथ वहां से चले जाता है। वहीं व्योम और अर्जुन वहां हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। दोनों अर्जुन बरुसली के रूम के बाहर पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें दृश्य नर्स की कुछ आवाज सुनाई देती है। आवाज में काफी परेशानी थी। यह 75। ठराक्ष की धमकी बरुसली को गिरता देख वो नर्स और बाकी सब बरुसली के पास आते हैं और उसे संभालते हुए खड़े करते हैं, और अर्जुन और व्योम उसे सहारा देते हुए उसके रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। वहीं पीछे खड़ी साक्षी बरुसली की तरफ देखते हुए कहती है, जी ये सब लड़डीएचको को हो क्या गया है, सब खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, पर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? साक्षी की बात सुन अंकिता कहती है, हाँ तुमने सही कहा, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। अंकिता की बात सुन अवंतिका कहती है,
हम लोगों की वजह से। अवंतिका की बात से हैरान होते हुए साक्षी कहती, हमारी वजह से? पर कैसे? साक्षी की बात का जवाब देते हुए अवंतिका कहती है, इस समय हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ शक्तियां ही मायने रखती हैं, खासकर जब बात लड्डडकों की हो। अगर हम लड्डडकियों की शक्ति जागृत ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ दिखता, हमें कोई कुछ कहने नहीं वाला। लेकिन वहीं अगर किसी लफके के साथ ऐसा होता है तो उसे किसी लायक नहीं समझा जाता। ये सब तुम अर्जुन से ही देख सकते हो। हम सब, यहां तक मैं भी, अर्जुन को कमजोर समझती थी और उसे पसंद नहीं करती थी। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसे शक्ति 10 साल में मिली थी, और इतनी देर से शक्ति मिलने पर कोई उसे बढ़ा नहीं सकता है। ऐसे में हम सब ने अर्जुन को एक कमजोर योद्धा समझ लिया था। हालांकि इन सब में अर्जुन का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हार ना मानते हुए खुद को आगे बढ़ाने का सोचा और सबको दिखाया कि शक्ति का जल्दी या देर से मिलना उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेहनत करना उसके वश में है। इन्हीं सभी कारणों से सभी डीडीएच के ऐसा कर रहे हैं। वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, लेकिन उसका कारण कहीं ना कहीं हम सभी हैं। अवंतिका की बात सुन साक्षी सोचते हुए कहती है, अवंतिका, तुम्हारी बात पूरी तरह से सही है। मैं हमेशा से अर्जुन को नापसंद करती थी, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। यह सब कहते हुए उसकी आंखें नम थीं। वहीं अंकिता साक्षी की बात सुन कहती है, साक्षी, हाँ सही कहा, हम सब बिना किसी वजह के दूसरों को नापसंद करने लगते हैं। क्यों ना हम इसके लिए अर्जुन से माफी मांगनी चाहिए। अंकिता की बात सुन साक्षी, हाँ, मैं सिर हिलती है, और फिर वो तीनों वहां से हॉस्पिटल के अंदर परूसली के रूम में जाने लगते हैं। जैसे ही वो तीनों वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि अर्जुन और व्योम पहले ही वहां से चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ व्योम और अर्जुन एक पुराने पार्क में थे, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहां बैठे हुए व्योम अर्जुन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन? व्योम की बात सुन अर्जुन कहता है, जी उम्र किस बारे में बात कर रहे हो? अर्जुन की बात सुन व्योम कहता है, मैं फाइनल स्टेज की ही बात कर रहा हूं। व्योम की बात सुन अर्जुन कहता है, अच्छा, तो तुम फाइनल स्टेज की बात कर रहे हो, मतलब तुम उसके लिए नर्वस हो? अर्जुन की बात सुन व्योम अंगड़ाई लेते हुए कहता है, खाक नर्वस? मेरा तो मुकाबला करने का मन भी नहीं है। यह सब करना बस समय की बर्बादी है, और कुछ नहीं। ये मुकाबले कहीं से भी फेयर नहीं थे। अब तुम ही देखो, बरुसली जैसा स्ट्रांग ओपोनेंट फाइनल में नहीं पहुंचा, और मैं पहुंच गया। जरीनिया की बात सुन अर्जुन कहता है, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन मैं काफी नर्वस हूं। मेरा मुकाबला अभय से है। तुम जानते हो, उसने अपने विद्यालय में साइकिल एग्जाम में पहला स्थान लिया था। इसके अलावा वो काफी बढ़िया भी है। ऐसे मैं उससे कैसे जीतूंगा? अर्जुन की बात सुन व्योम कहता है, देखो, मैं तुम्हें कुछ अजीब मोटिवेशन नहीं देने वाला कि जैसे तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें लड्डू डीडना ही होगा, क्योंकि ऐसी कोई मोटिवेशन मेरे पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं चाहूंगा कि तुम मुकाबला करो, इसीलिए नहीं कि तुम जीत सको, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें मौका मिला है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम जिंदगी इसलिए जीते हैं क्योंकि वो हमें मिली है, उसे हमने मांगा नहीं था। बाकी तुम्हें और कोई वजह चाहिए तो तुमने अभय को चैलेंज किया था, वो भी सबके सामने। तो हारना ज्यादा अच्छा होगा भागने से। और ये सब तुमने रागिनी के लिए कहा था, और अब तुम हार मानोगे तो रागिनी को अच्छा नहीं लगेगा। बस ये समझ लो कि तुम रागिनी के लिए ये सब कर रहे हो। व्योम ने इतना कहा ही था कि तभी उसे सामने सीख भारी आवाज सुनाई देती है, अब लटुम सब वही हो ना जो फाइनल में सेलेक्ट हुए हो? सामने से आवाज सुन वो दोनों सामने देखते। उन सब के सामने धराक्ष खडीडा था। धराक्ष को देख वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी अर्जुन खड़े होते हुए कहता है, तुम तो धराक्ष हो जिसने बरूसली को इतनी बुरी हालत कर दी। मैं अब तुम्हें उसके लिए सजा देने वाला हूं। अर्जुन को ऐसा कहता देख व्योम उसे रोकते हुए हल्के से इलेक्ट्रिक कहता है, तुम उसे कुछ मत कहो, वो किसी मॉन्स्टर स्पिरिट से कम नहीं है। व्योम की बात सुन अर्जुन कहता है, फर्क नहीं पड़ी डिडी अचता, मेरे पास भी दो स्पिरिट हैं। व्योम अर्जुन की बात सुन हैरान था, लेकिन वो इस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देता और माहौल को संभालते हुए कहता है, धराक्ष, तुम वहां किस लिए आए हो? व्योम की बात सुन धराक्ष अपनी उसी भारी आवाज में कहता है, मुझे जानना है कि मेरा ओपोनेंट मोहन कहाँ है। मुझे उससे जरूरी काम है। यह बात धराक्ष ने काफी डरावनी आवाज में कही थी।
थराक्ष की बात सुन अर्जुन की आंखें बट्टी हो गई थी। वो काफी हैरानी से कहता है, थराक्ष तुम मोहन को क्यों ढूंढ रहे हो? अर्जुन की बात सुन धराक्ष कहता है, मैं उसे चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वो मुझसे मुकाबला करने आया तो वो उसका आखिरी दिन होगा। ऐसे में उसे पहले ही हार मान लेनी चाहिए। अर्जुन की घबराहट। थराक्ष की बात सुन अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे होते हुए ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। थराक्ष, तुम हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचते हो। तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। आखिरी तुम हो क्या? अर्जुन की बात सुनते ही धराक्ष के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं आए हैं। अगले ही पल उसकी पीठ से कई सारी बर्लें निकलती है और वहीं उसकी आंखें लकाले रंग की हो गई थी। इसी के साथ उसका चेहरा हल्का किसी पेड्डियाच की तरह लगने लगा था। अर्जुन की तरफ देखते हुए वो कहता है, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं बता दूं, मैं एक मॉन्स्टर हूं और कुछ नहीं। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें पल भर मैं खत्म कर सकता हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। धराक्ष की बात सुन अर्जुन गुस्से में कहता है, फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। आखिर मैं तुम इंसान हो। इंसान कोई मॉन्स्टर नहीं हो सकता। अर्जुन की बात सुन धराक्ष एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है, तुम गलत हो। मैं एक मॉन्स्टर हूं और यह सब इस दुनिया का किया कराया है। मैं इसके लिए उन्हें माफ नहीं करूंगा। उन्होंने ही मेरे गले मैं ये पेंडेंट डाला। धराक्ष अपने गले मैं पड्डे पेंडेंट को पकड़ते हुए कहता है। अर्जुन की नजर जैसे ही धराक्ष के गले मैं पद्दे पेंडेंट पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड्डी हो गई थी। वो मन ही मन खुद से कहता है, यह क्या? धराक्ष के गले मैं भी बिल्कुल वैसा ही पेंडेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन धराक्ष से इस बारे मैं पूछना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही धराक्ष वहां से जाने लगता है और कहता है, अगर तुम मोहन के बारे में नहीं जानते तो मेरे यहां रुकना कोई फायदा नहीं है। यह कहते हुए धराक्ष वहां से चले जाता है। व्योम और धराक्ष बस उसे जाता देखते रहते हैं। धराक्ष के जाते ही व्योम काफी सीरियस टोन माय कहता है, आखिर यह धराक्ष है क्या? ऐसा लगता कि वो कोई राक्षस है। वहीं व्योम की बात का अर्जुन कोई जवाब नहीं देता। अर्जुन को जवाब ना देता देख व्योम अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम किसी चीज से परेशान हो? व्योम की बात सुन अर्जुन हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ व्योम मैं कुछ जरूरी सोच रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि धराक्ष का मोहन से क्या लेना देना। मतलब चांस ही नहीं है कि धराक्ष मोहन से मिला होगा या उनकी कोई दुश्मनी होगी। ऐसे में धराक्ष क्यों मोहन को मारना चाहता है? ऐसा क्या है मोहन के पास जो हर कोई उसके पीछे ही पड़ डिडा है? मतलब पहले उसे वो कर्स मार्क, अब धराक्ष भी उसे मारना चाहता है। अर्जुन की बात सुन व्योम कहता है, इस सब की वजह उसकी आंखें हैं। व्योम की बात सुन अर्जुन कहता है, उस आंखें? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए व्योम कहता है, ये तो तुम जानते हो कि मोहन के पास स्पेशल इल्यूविजन आंखें हैं जो कि कमाल का इल्यूजन बना सकते हैं। वहीं मोहन अपने क्लैन का आखिरी मेंबर बचा था जो उस हमले से बच पाया था। बाकी सब उस हमले में मारे गए। व्योम की बात सुन अर्जुन हैरान होते हुए कहता है, मारे गए मतलब? किसने और कब मारा मोहन की फैमिली को? अर्जुन की बात का जवाब ऐते हुए कहता है, तुम्हें यह भी नहीं पता? चलो मैं ही बता देता हूं। आज से 6 साल मोहन की पूरी फैमिली पर एक अटैक हुआ जिसमें पूरा होलोग्राफिन्स क्लैन का सफाया हो गया। उस अताक में सिर्फ मोहन बचा था। ये सब सुनते हुए अर्जुन को काफी हैरानी हो रही थी। तभी व्योम आगे कहता है, और तुम जानते हो ये सब किसने किया? ये कहते हुए व्योम थोड़ा रुक गया था। वहीं व्योम को रुकता देख अर्जुन एक घूंट अंदर भरते हुए कहता है, किसने? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए व्योम कहता है, वो इंसान कोई और नहीं, मोहन का बद्दा भाई विराट था। हाँ, विराट ने ही अपनी पूरी फैमिली का खात्मा कर दिया था। व्योम की बात सुन अर्जुन हैरानी में कहता है, क्या कहा तुमने? व्योम मोहन के बड़े भाई विराट ने उसके खुद के क्लैन और फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? अर्जुन की बात सुन व्योम कहता है, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन उस वार से सिर्फ अड्डा बचा था और ये बात सब जानते हैं। इसीलिए वो मोहन की उन स्पेशल आंखों को पाना चाहते हैं। व्योम की बात सुन अब काफी हैरान और परेशान था। वो मन ही मन खुद से कहता है, क्या बड़े भाई ऐसे ही होते हैं? ये कहते हुए वो अपने ख्यालों में आ गया था।
उसकी आंखों के सामने वो दृश्य चल रहा था जब उसके बद्दे भाई सुरेश और ने मिलकर उसके परिवार को खत्म कर दिया था। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद से कहता है, मैं मोहन का दुख समझ सकता हूं, क्यों वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन अब जो भी हो, मैं नहीं चाहूंगा कि धराक्ष उसे कोई नुकसान पहुंचा पाए। इसलिए धराक्ष को रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। अर्जुन को कुछ ना कहता देख व्योम कहता है, अब हमें यहां से चलना चाहिए। और ये कहकर वो सब वहां से चले जाते हैं। 3 दिन बाद आज का दिन वो दिन था जिस दिन का सब इंतजार कर रहे थे। आज सपाटन एग्जाम का फाइनल राउंड था। आज पता चलने वाला था कि कौन जी कौन सपाटन बन जाएगा। इस टाउन जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा वही सपाटन बनेगा। इसका सीधा सा मतलब है, जो जितने ज्यादा मुकाबले जीतेगा उसे उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा और मुकाबले करने का और अपनी स्किल का प्रदर्शन करने का। तो इसका मतलब सभी बच्चे हुए पार्टिसिपेंट्स के लिए पूरी मेहनत से लफना बहुत जरूरी है। वहीं मैदान मां काफी भीड़ डाक जमा हो गई थी। महेश और बाकी राज्यों के लोग भी शामिल थे। वहीं सभी पार्टिसिपेंट्स मुकाबले की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन एक खाली जगह पर खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, कुछ भी हो तुझे आज अच्छा करना होगा। तुझे आज उस अभय को हराना होगा। खुद के लिए ना ही सही, लेकिन रागिनी का बदला पूरा करने के लिए तुझे ऐसा करना होगा। अर्जुन खुद से यह सब कह ही रहा था कि अभी उसे पीछे रागिनी की आवाज सुनाई देती है। तुम कर लोगे अर्जुन जी, मुझे यकीन है। रागिनी की आवाज सुन अर्जुन अचानक ऐसे घबरा जाता है जैसे किसी ने उसकी कोई चोरी पकड़ हाच ली हो। और वो पीछे मुद्दते हुए कहता है, रागिनी तुम। मुकाबला या चैलेंज अपने पीछे रागिनी को खड़ी डिरीता देख अर्जुन अचानक चौंक जाता है। अर्जुन की बात सुन रागिनी कहती है, हाँ अर्जुन, मैं जानती हूं कि तुम आज के मुकाबले के लिए नर्वस हो रहे हो कि आज तुम्हें इतने लोगों के सामने खुद को प्रूफ करने का मौका मिल रहा है। तो अब तुम क्या करोगे? रागिनी की बात सुन अर्जुन मुंह लटकाते हुए कहता है, हाँ रागिनी, मैं यही सोच रहा हूं। इतने समय के बाद मुझे मौका मिला कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं बेकार नहीं हूं। लेकिन अगर मैं आज आया नहीं कर पाया तो सब पहले जैसा रह जाएगा। अर्जुन की बात सुन रागिनी एक स्माइल के साथ कहती है, जी ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुमने मेहनत की होगी तो तुम अच्छा ही करोगे। फिर फर्क नहीं पड़ने डचता कि उम्र जीतो या हारो। लेकिन मैं जानती हूं तुम ही जीतोगे। रागिनी के चेहरे पर वो प्यारी सी स्माइल देख अर्जुन पल के लिए थम गया था। तभी अगले ही पल उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। वो जोश में अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है, तो हमने सही कहा रागिनी, मैं ही जीतूंगा, बल्कि मुझे जीतना ही होगा। तुम बर्ड्स देखते रहना रागिनी। इससे पहले अर्जुन आगे कुछ कह पाता तभी वहां एक आवाज सुनाई देती है, अब यहां का पहला मुकाबला शुरू होने वाला है। और वो मुकाबला है अभय वर्सेस अर्जुन। अपना नाम सुन अर्जुन रागिनी से कहता है, रागिनी मैं तुमसे बाद में मिलता हूं, अभी मेरा मुकाबला है। यह कहकर अर्जुन वहां से मैदान की तरफ जाने लगता है। अर्जुन जैसे ही मैदान में पहुंचता है तब तो वो देखता है कि वो मैदान काफी बड़ा था और उसके चारों तरफ काफी लोग थे जिनका शोर सुन नजर आ रहा है कि वो इस मुकाबले के लिए कितने एक्साइटेड हैं। उन सब लोगों को देख अर्जुन खुशी से उछलते हुए कहता है, आज ये सब मुझे देखने आए हैं, ये कितना बढ़िया है। ये सब सोचते हुए अर्जुन मैदान के बीच जा खड़िया होता है। तभी मैदान में शोर और बाज जाता है। जैसे ही अभय मैदान में आता है यह देख अर्जुन थोड़ा नाखुश था। अर्जुन और अभय एक दूसरे के सामने जा खड़े होते हैं। अभय को देखते हुए अर्जुन कहता है, तो अभय, आज मैं तुम्हें हराकर तुम्हारा घमंड तोड़ दूंगा। अर्जुन की बात सुन अभय ताने से भरी एक हंसी हंसते हुए कहता है, मतलब 1 महीना सोचने पर भी तुम कुछ नहीं समझे। अभी भी तुम दिल से फैसले ले रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि दिल के फैसले हमेशा गलत होते हैं। तुम्हें दिमाग से सोचना चाहिए। जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते उन्हें एक्सेप्ट करना समझदारी है। लेकिन तुम्हारे जैसा दिल से फैसले लेने वाला ये अब कहाँ समझेगा। अभय की बात को बीच में काटते हुए अर्जुन कहता है, अब तुम बोलते ही रहोगे या लड़ डडोगे भी? मुझे तो तुम्हारी बातें सुन लग रहा है जैसे तुम डर गए हो। इसलिए तुम इस तरह की ट्रिक लगाकर चाहते हो कि किसी तरह तुम इस मुकाबले से बच सको। क्यों सही कहा ना मैंने? अर्जुन की बात सुन अभय गुस्से में कहता है, जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने सोचा क्या जरूरत है
तुम जैसे बच्चे पर वार करने की, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना कहते ही अभय तेजी से अर्जुन की तरफ दौड़ता है। अपनी तरफ अभय को आता देख अर्जुन अपनी सलिंग में लगी नीडल्स से उस पर वार करता है। लेकिन तभी अभय अपनी लेग पॉकेट से एक खंजर निकलता है और उससे उन नीडल्स को तोड़ डाइडियच देता है और अगले ही पल उन खंजर को अर्जुन की तरफ फेंक देता है। अपनी तरफ आते खंजर को देख अर्जुन जल्दी से अपना खंजर निकाल उस खंजर की दिशा मोड़ देता है। इसी के साथ वो अपना खंजर सामने फेंकता है, लेकिन सामने अभय नहीं था। कुछ सोचते हुए अर्जुन पीछे मुड़ता है और तभी एक किक उसके मुंह की तरफ आने लगती है। उस किक से बचने के लिए अर्जुन अपने दोनों हाथों को क्रॉस में मोड़ लेता है। तभी वो किक अर्जुन के हाथों में लगती है और अर्जुन हवा में पीछे की तरफ उड़ डरने लगता है। तभी हवा में ही अर्जुन एक हैंड साइन बनाते हुए कहता है, फायर बॉल। इसी के सारा उसके फादर में एक फिर बॉल फॉर्म होती है और अभय की तरफ जाने लगती है। फायर बॉल को देख अभय जल्दी से एक हैंड साइन बनाते हुए कहता है, वाटर वेव। उसके एएआई से कहते ही वहां एक वाटर वेव उठती है और अर्जुन के फायरबॉल को रोक लेती है। अर्जुन की नजर अपनी फायरबॉल पर थी जो कि लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से अभय की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा ध्यान हटा अर्जुन। यह आवाज सुन अर्जुन की आंखें बड्डी ही हो गई थीं, लेकिन वो कोई रिएक्शन कर पाता उससे पहले उसे एक आवाज सुनाई देती है, जी एक्वा जेट। इसी के साथ पानी का एक जेट अर्जुन के पीठ पर जा लगता है और अर्जुन जमीनन पर जा गिरता है। जमीन से रगदद देते हुए अर्जुन करीब 10 मीटर आगे तक जाता है। वहीं मैदान के बाहर बैठी साक्षी यह देखते हुए कहती है, नहीं अर्जुन। वहीं अंकिता साक्षी से कहती है, मैं नहीं चाहती कि अर्जुन हारे। अंकिता की बात सुन अवंतिका कहती है, तुम सही कह रही हो अंकिता। अर्जुन ने स्क्रीन लिए हद से ज्यादा मेहनत की है। अगर वो अब हार गया तो वो अपने सब सपने खो देगा। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ रागिनी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है रागिनी, अब अर्जुन उठ पाएगा? ऋषभ की बात सुन रागिनी कहती है, हाँ क्यों नहीं, वो हार नहीं मानता, लेकिन मैं महसूस कर पा रही हूं इससे उसे काफी चोट लगी होगी। वो कई ऊपर से और काफी जोर से जमीन से टकराया था। वहीं रागिनी के बगल में बैठा एक लड्डड कथा कहता है, यह वहीं बेकार लड्डद का है ना, जिसने 10 साल में अपनी शक्ति पाई थी। इसे तो मैं ही हरा दूं। आखिर ये फाइनल तक पहुंचा कैसे? उस लड्डे की बात सुन ऋषभ मन ही मन कहता है, कह लो। आखिर उससे मुकाबला करने से पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि आखिर अर्जुन तुम कितने स्ट्रांग हो गए हो। चक्र नीडल। अर्जुन को जमीन पर गिरा देख अभय एक मुस्कान के साथ कहता है, देख लिया अपना हाल, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। हर कोई जो दिल से फैसले लेगा वो तुम्हारी तरह ऐसे ही हारेगा। अभय ने इतना कहा ही था कि तभी वो सामने देखता है। सामने अर्जुन जमीन पर से खड़े हो रहा था। अपने घुटनों पर हाथ रख अर्जुन खड्डेदाता होता है। अर्जुन के प्योर चेहरे पर घाव थे। वो अभय की तरफ देखते हुए कहता है, मैं नहीं मानता, तुम गलत हो। ये मैं साबित करूंगा कि जीतने के लिए तुम में बस वो विल हो चाहिए। इतना कहते ही अर्जुन एक हैंड साइन बनाता है और तभी ही उसके आसपास करीब 20 क्लोन आ गए हैं। उन क्लोन को देखते हुए अभय कहता है, ये क्या क्लोन स्किल, ये तो तीसरी स्टेज स्किल है, ये इसने कैसे सीखी? लेकिन अगले ही अभय खुद को समझते हुए कहता है, ये बस क्लोन स्किल है, ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बस यहां से वहां मूव करेंगे और असली अर्जुन को मुझसे से छुपा लेंगे और बस हल्के पंच मार लेंगे। अभय ने इतना कहा ही था कि तभी अर्जुन के सभी क्लोन एक हैंड साइन बनाते हैं और फिर वो अब एक साथ कहते हैं, हुर्रिकेन। और उनके ये कहते ही वहां एक तेज तूफान आता है और अभय की तरफ बरहट जाता है। ये सब देख मैदान के बाहर खडीडा सिद्धार्थ कहता है, यह क्या डार्क स्किल, लाइफ क्लोन है, योडे स्विंग, जो कि महाराज अर्जुन इस्तेमाल करते थे। ये अर्जुन ने कैसे सीखी? लेकिन अगले ही पल उस बूढ़े आदमी का ख्याल करते हुए सिद्धार्थ कहता है, तो ये सब आपका प्लान है। वहीं साक्षी अर्जुन के क्लोन्स को देख हैरान थी। वो एकदम से कहती है, ये तो लाइफ क्लोन है। मैदान के बाकी सब भी अर्जुन के इस क्लोन स्किल से हैरान थे। साथ में वो ये देख हैरान थे कि अर्जुन ने एक साथ 20 क्लोन बना लिए थे। ये बात उन्हें यह बताने के लिए काफी था कि अर्जुन की शक्ति कितनी ज्यादा है। वहीं मैदान मैं अभय पीछे दूर जा गिरा था। वो खड़े होता है
और अर्जुन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते ही वो तेजी से अर्जुन तरफ भागने लगता है। वो भागते हुए मन ही मन कहता है, मेरी सुपर क्रिस्टल इरिस से भी मैं क्लोन और असली मैं फर्क नहीं कर पा रहा हूं, मुझ कुछ और ही सोचना होगा। तभी वो भागते हुए ही एक खंजर अर्जुन की तरफ फेंकता है। उस खंजर को देख एक अर्जुन का क्लोन खंजर निकालता है और उसकी दिशा मोड़ देता है। वो खंजर जमीन पर जा लगता है, लेकिन तभी अर्जुन की नजर उस खंजर पर जाती है। उस खंजर पर एक कागज लगा हुआ था जिस पर कुछ सिग्नल्स बने हुए थे। उन्हें देख अर्जुन कहता है, इस पर पेपर बॉम्ब लगा हुआ है, सब जल्दी से पीछे हटो। अर्जुन इतना कहते ही पीछे की तरफ कूद जाता है और वहीं उसके क्लोन कुछ रिएक्ट कर पाते उस इलेक्ट्रिक पहले ही वो बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है। और बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही अर्जुन के सारे क्लोन खत्म हो गई थी। और इस इलेक्ट्रिक अर्जुन काफी थक जाता है। लेकिन तभी वहां भागता हुआ अभय आता है और अभय को देख अभी तैयार हो जाता है। तभी अभय अर्जुन की तरफ एक पंच मारता है, लेकिन अर्जुन उस वार को रोकता है। लेकिन तभी अर्जुन पर एक और पंच से वार करता है और अर्जुन इस वार से नहीं बच पाता और पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी अभय अपने हाथ हवा में उठाता है और अभी उसके हाथ में कई सारी ब्लू नीडल्स आ जाती है। उसे देखते हुए बाहर बैठी रागिनी अपने पिताजी से पूछती है, डैड, ये कौन सा वार है? रागिनी की बात सुन के पिताजी उससे कहते हैं, ये 49 चक्र ब्लॉकिंग नीडल्स है। अगर इनमें से एक भी नीडल तुम्हें लग गई तो तुम्हारे 49 चक्र ब्लॉक हो जाएंगे। हर एक चक्र के 7 चक्र ब्लॉक हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो अर्जुन कई सारे स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मुझे पता है अर्जुन अपने ज्यादा चक्र को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ऐसे में चक्र ब्लॉक होने के बाद वो या फिर 10 स्टेज स्किल का इस्तेमाल का कर। और अगर उसके पास कोई तीसरी स्टेज स्किल है तो वो दूसरी स्टेज का तो इस्तेमाल कर ही पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभय अपने हाथ अर्जुन की तरफ करते हुए कहता है, 49 चक्र ब्लॉकिंग नीडल। उसके ऐसा कहते ही एक साथ 49 नीडल अर्जुन की तरफ जाने लगती है। अपनी तरफ आती नीडल्स को देख अर्जुन जल्दी से खंजर निकालता है तो और फिर उन नीडल्स पर वार कर उन्हें आमने से हटाने लगता है। लेकिन तभी एक नीडल आकर अर्जुन की चेस्ट में लगती है और अर्जुन पीछे जमीन पर जा गिरता है। अर्जुन जमीन से खदर होता है और अभय की तरफ देखता है। वहीं सामने खड़े अभय के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अर्जुन, मैंने अपने इस मूव से तुम्हारे 49 चक्र पॉइंट ब्लॉक कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता तुम अब कोई भी तीसरे तागे स्किल का इस्तेमाल कर पाओगे और ना ही दूसरे स्टेज। अब देखता हूं कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। इतना कहते ही अभय भागते हुए आता है और अर्जुन पर वार करता है। लेकिन अर्जुन भी उसके वार को ओके लेता है। लेकिन फिर भी अभय के वार अर्जुन को इंटरनल डैमेज दे रहे थे। तभी अभय एक पंच अर्जुन के पैड पर मारता है और तभी अर्जुन के मुंह खून बाहर गिरता है। अगले ही पल अभय एक पंच अर्जुन के मुंह पर मारता है और तभी उसके होंठ हल्के से कट जाते हैं और वहां से खून बहने लगता है। इसके के साथ अर्जुन कुछ कदम पीछे खिसक जाता है। वो अपने हैंड साइन बनाते हुए कहता है, फायर बॉल। लेकिन उसके हाथ में कोई भी फायर बॉल नहीं बनती है। यह देखते हुए अभय हंसते हुए कहता है, इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तुम्हारे 49 चक्र पॉइंट्स ब्लॉक लार दिए हैं। ऐसे में तुम्हारे यह वॉर किसी काम के नहीं है। अभय की बात सुन अर्जुन कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल कर खुद को थोड़ा दूर लेना होगा ताकि मैं कुछ सोच पाऊं। इतना कहते ही अर्जुन वहां एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और स्मोक बॉम्ब को देख अभय हंसते हुए कहता है, तुम मेरी इन आंखों से नहीं छुप सकते। इतना कहते ही अभय एक पंच सामने मारता है और इस पंच के लगते ही अर्जुन पीछे जमीन पर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये असली वजह अर्जुन के बेहोश होता देख अभय अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए आगे जाता है। जमीन पर अर्जुन गिरा हुआ था। अभय अपनी क्रिस्टल इरिस से यह महसूस कर पा रहा था कि अर्जुन बेहोश हो गया है। इसलिए वो बिन किसी डर के अर्जुन के पास जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, देख लिया अर्जुन, कुछ नहीं बदला। मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, क्योंकि लड़ने का फैसला तुमने दिल से लिया था। मैं नहीं कहता कि कमजोर होना गलत है, लेकिन जब आपको पता है कि आप कमजोर हो तो भी अपने से ताकतवर से लड़ देना गलत है। अभय ने इतना कहा ही था
कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुम बिल्कुल गलत हो अभय। ये आवाज सुनते ही अभय पीछे मुद्दा कर देखता है। अभी के पीछे हवा मैं अर्जुन था और उसके हाथ में एक फायर बॉल थी। उस फायर बॉल को देख अभय हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, पर कैसे? अगले ही पल वो फायर बॉल अभय को लगती है और वो पीछे जमीन पर जा गिरता है। अर्जुन अभय के पास जाकर खड़े होता है। अर्जुन की तरफ हैरानी से देख अभय कहता है, पर कैसे? तुम्हारे चक्र तो मैंने ब्लॉक कर दिए थे, और जितना मुझे पता है तुम जैसा कमजोर कभी इतना स्ट्रांग नहीं बन सकता। अभय की बात सुन अर्जुन एक मुस्कान के साथ कहता है, तुम कहते थे ना कि इमोशन से फैसले लेने वाले कभी नहीं जीत सकते, लेकिन तुम गलत थे। दूसरों के खातिर दिल से लिए गए फैसले हमें और ताकतवर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि हमें किसी की खातिर ताकतवर बनना होगा। जब हम चीजों को महसूस करते हैं तभी हम उसे समझ पाते हैं। तुमने मेरे हर चक्र के 7 चक्र पॉइंट्स ब्लॉक्स कर दिए थे, लेकिन मुझे, जिसे रागिनी के लिए इस मुकाबले को जीतना था, इसलिए मैं दुगनी मेहनत की अपने थ्रोट चक्र के 35 से ज्यादा और बाकी चक्र के 15 से ज्यादा चक्र पॉइंट्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। इस वजह से तुम्हारी चक्र पॉइंटर्स ब्लॉक लड़ने पर भी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर पाया। अभय अर्जुन की बात काफी ध्यान से सुन रहा था। वो धीमी आवाज में कहता है, लेकिन अर्जुन, अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो भी मेरा मकसद यही खत्म हो जाएगा। मेरा मकसद अपने क्लैन के लोअर फैमिली को अपर फैमिली से आगे करने का। तो क्या मैं उन सबके लिए फीलिंग्स रखना शुरू कर दूं? अभय की बात सुन अर्जुन कहता है, हाँ क्यों नहीं। हमारे इस राज्य में कितने योद्धा हैं। हम सब आपस में दोस्त हैं और जरूरत पड़ने बेचने पर एक दूसरे का दर्द महसूस भी करते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी हमारे एक मकसद है, महान योद्धा बनना, जिसे हम सब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से, न कि एक दूसरों को नुकसान पहुंचकर। मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूं कि तुम अपना मकसद पूरा करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें दूसरों को कमजोर और बेकार मत समझो। सबके साथ मिलकर मकसद पूरा करने में समय तो कम नहीं लगता, लेकिन रास्ता कब कट जाता है इसका पता नहीं चलता। यह कहकर अर्जुन मैदान से बाहर की तरफ जाने लगता है। अभय बस हैरानी से अर्जुन को जाता देखता रहता है। कुछ देर बाद अभय एक रूम में लेता हुआ था, लेकिन तभी वहां रखा आदमी आता है। उस आदमी को देख अभय हैरानी से कहता है, बड्डे काका आप? उस रूम में रागिनी के पिताजी आए थे। वो अभय के सामने जाते हैं और अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, तुम्हें मेन फैमिली का लीडर बनना है, तुम बन सकते हो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को नुकसान मत पहुंचाओ। उनकी बात सुन अभय कहता है, खुद पर बात आई तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जब आपने मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया तो उसका क्या? अभय की बात सुन गोपाल कहते हैं, अभय बेटा तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारी फैमिली को खंबा नहीं किया है और ना ही हमारे पास कोई कर्ज है। इस सब के पीछे कोई और शामिल है। गोपाल की बात सुन अभय कहता है, जी आप कहना क्या चाहते हो, साफ कहो। अभय की बात एक जवाब देते हुए गोपाल कहता है, आज से 10 साल पहले हमारे फैमिली में से वो कर्स स्टोन गायब हो गया था, और यह बात सिर्फ हमारी फैमिली और मेरे भाई की फैमिली यानी तुम्हारे पिताजी और माँ ही जानते थे। लेकिन उन चोरों ने एक लौते सबूत को मार दिया ताकि वो दोनों फैमिली को आपस में लड़वा सके। लेकिन मरने से पहले ही सूरज ने तुम्हारे लिए यह छोटे डच दिया था। गोपाल एक डायरी अभय की तरफ करते हुए कहता है। अभय उस डायरी को लेकर खोलता है और कहता है, यह पिताजी की ही डायरी है, मैं उनकी लिखावट पहचानता हूं। और फिर अभय उसे पूरा पढ़े देने लगता है। वो जैसे जैसे उसे पढ़े रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें बड्डी हो रही थी। जैसे ही वो उसे पिया रचकर खत्म करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हैरानी में खुद से कहता है, यह कैसे हो सकता है? 10 साल पहले वाले हादसे में मेन ब्रांच का कोई लेना देना नहीं था और पिताजी ने असली करना का पता लगा लिया था। कोई था जो हमारी इन आंखों के पीछे था। जो इन्हें चाहता था, वो चाहता था कि हमारे क्लैन के मेंबर्स आपस में लड़ी डिच कमजोर हो जाएं और वो हमारी इन आंखों को हासिल कर सके। इसलिए मेरे पिताजी व्योम और सौम्या का मुकाबला मैदान में दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला था। दूसरा मुकाबला था
रिक्की वर्सेस पंकज। अपना मुकाबला सुन पंकज मैदान की तरफ जाने लगता, लेकिन तभी उसे मैदान के बाहर से आवाज सुनाई देती है, मैं हार मानता हूं, इसलिए मैं ये मुकाबला नहीं कर रहा। ये आवाज रिक्की की थी। रिक्की की बात सुन मैदान में बैठे सभी लोग हैरान हो गए थे और उन सब बातें चलने लगी थी। अब ये क्या हो रहा है, यहां कोई मजाक नहीं चल रहा। वहीं प्रकाश ये सुनकर हैरान था और वहीं उसके साथ बैठे 5 और देशों के चीफ भी हैरान थे। लेकिन सबसे हैरान था पंकज। वो अपनी मुट्ठियां बिंचते हुए कहता है, रिक्की तुम्हारी वजह मुकाबला करने को नहीं मिला। मैं जीत तो गया पर अपना टैलेंट नहीं दिखा पाया। इसी के साथ वो वापस आ जाता है। इसके बाद अगला मुकाबला के पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है, सौम्या वर्सेस व्योम। अपना नाम सुन व्योम कहता है, ये क्या मेरा मुकाबला आ गया, पर यह काफी जल्दी है। अभी तो मैंने कोई स्ट्रेटजी भी नहीं सोची। क्या अब मैं भी अपना नाम वापस ले लूं, उस रिक्की की तरह? वहीं मैदान में खड़ी सौम्या व्योम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम व्योम, कहीं तुम्हारा हार मानने का इरादा नहीं तो नहीं है? सौम्या की बात सुन व्योम खुद से कहता है, ये क्या, अब मेरा मुकाबला एक लड्डू से है? मैं लड्डकी से तो नहीं हारना चाहता हूं, इसलिए ऐसा करता हूं, अपना नाम ही वापस लेता हूं। लेकिन अब भी वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही अर्जुन अर्णव को एक इशारा करता है, जो कि उसके पास ही खड़े हुए थे। अर्जुन का इशारा समझ अर्णव थोड़ा व्योम के पास आता है और फिर दोनों एक साथ व्योम को किक करते हैं और व्योम उछलते हुए मैदान में गिरता है। मैदान में खड़े हो व्योम अर्णव और अर्जुन की रफ देखते हुए मन ही मन कहता है, अब ये क्या, मुझे यहां आने के लिए शोरर खुद तो चाहता था, लेकिन मैं ऐसे यहां नहीं आना चाहता था। अब सब लोग मुझे ही देख रहे होंगे, ये काफी अजीब होगा। व्योम को ख्यालों में देख सौम्या उसकी तरफ खंजर फेंकते हुए कहती है, अगर तुम इतनी आसानी से हारना चाहते तो ठीक है, फिर अपनी तरफ आते खंजर को देख। व्योम जल्दी से अपने खंजर से उस वार को मौत देता है। सौम्या की तरफ देखते हुए व्योम कहता है, मैं आलसी जरूर हूं, लेकिन सपनी जान बचाना जानता हूं। अभी व्योम ने इतना कहा ही था कि तभी सौम्या अपनी पीठ पर टांगी दोनों तलवारें निकाल एक साथ व्योम पर वार करती है। उस वार को देख व्योम पीछे की तरफ कूद कर खुद को बचाते हुए कहता है, लगभग मार ही गया था मैं, लेकिन सौम्या वहीं नहीं रुकती और वो एक के बाद एक वार व्योम पर करने लगती है। व्योम उन वार से बचते हुए पीछे जाता है और तभी हवा मैं कूद एक खंजर सौम्या की तरफ फेंकता है, जिस पर पेपर बॉम्ब लगा हुआ था। अगले ही वो बॉम्ब फटता है और वहां धुआं धुआं फैल जाता है। उस धुएं को देख व्योम खुद से कहता है, क्या उस पर कुछ असर हुआ इसका या नहीं? तभी सामने से वो धुआं हटता है और व्योम को सामने नजर आने लगता है। सामने सोया ने अपनी तलवार हल्की जमीन में गाड़ी हुई थी और वहीं उसकी दोनों तलवारों, जो कि एक दूसरे से 1 मीटर दूर थीं, वो बीच में से हल्की नीली शक्ति से जुड़ी हुई थी, जो कि दिखने में किसी फैन जैसा था। यह देखते हुए व्योम कहता है, तो ये बच गई। इतनेकते ही वो अपने हाथ को पकड़ देता है और कहता है, शैडो मैन्युपुलेशन। इतना कहते ही एक शैडो सौम्या की तरफ जाने लगती है। उस शैडो को देख सौम्या कहती है, अच्छा, तो यह शैडो को मैनिपुलेट करना जानता है, बढ़िया, लेकिन कोई फायदा नहीं। इतना कहते ही वो अपनी दोनों तलवारों से बने फैन को उठाती है और फिर व्योम से कहती है, व्योम, अब तुम्हें मैं दिखाती हूं ताकत। इतना कहते ही वो अपने फैन को जोर से हिलती है और तभी उसके फैन माई से एक ब्लेड जैसी हवा सामने की तरफ जाती है। उसे देख व्योम अपनी ढाडो मैन्युपुलेशन को रोकता है और सौम्या के वार से बचते हुए एक तरफ कूदता है। व्योम को बचता देख सौम्या 2 वार और करती है व्योम पर, लेकिन व्योम उन वार से भी बच जाता है और तभी वो एक खंजर सौम्या की तरफ फेंकता है और उस वार से बचने के लिए सौम्या अपने फैन से वॉर करती है और तभी व्योम शैडो मैन्युपुलेशन से सौम्या पर वार करता है। सौम्या व्योम के इस वॉर के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तभी वो वॉर सौम्या से 1 मीटर दूर आकर रुक जाता है। यह देख सौम्या हैरान होते हुए कहती है, यह कैसे रुका, क्या इसकी इतनी ही रेंज है? मतलब अब इसकी इतनी ही रेंज है तो अब मुझे उसे खुद से 50 गज दूर रखना होगा। सौम्या ने इतना कहा ही था कि तभी व्योम डोमे की तरफ जाने लगता है। व्योम को ऐसा करता देख बाहर खड़ी अनुषा कहती है, ये व्योम क्या कर रहा है? वो सौम्या के पास वो फैन है।
व्योम उसके जितने पास जाएगा उसका वार उतना फास्ट होगा। अनुषा की बात सुन व्योम के मास्टर विकांत कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। व्योम को कम मत समझो। वो दिखने में काफी आलसी है, लेकिन उसकी प्लानिंग लाजवाब है। वो बिना प्लान के कुछ नहीं करता। इस समय भी उसके पास कई प्लान होंगे, जिससे वो जल्दी मुकाबला खत्म कर यहां से जल्दी बाहर जा सके। तुम बस देखते जाओ। व्योम को पास आता देख सौम्या के चेहरे पर के स्माइल आ गई थी। वो अपने फैन से एक साथ कई वार करती है। उन वॉर को देख व्योम जल्दी एक तरफ कूदता है और तभी हैंड साइन बनाते हुए कहता है, फायरबॉल। व्योम की इस वॉर को देख सौम्या जल्दी से एक हैंड साइन बनती है और कहती है, वाटर वेव। तभी वहां एक वेव आती है और तभी वहां एक स्टीम बनती है। कुछ पल बाद जैसे ही वो स्टीम हटती है तो सौम्या के चेहरे पर हैरानी नजर आ रही थी। सौम्या व्योम के शेडो मैन्युपुलेशन माय फंस गई थी। वो व्योम की तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, पर कैसे? सौम्या की बात सुन व्योम कहता है, मैं जानता था कि अगर मैं फायरफॉल से वार करूंगा तो तुम वाटर वेव से वार करोगे, क्योंकि इंसान ऐसा ही करता है। इससे पहले मुकाबले माया तुमने अर्जुन और अभय को ऐसा करते देखा तो तुम्हारे दिमाग ने जल्दी ऐसे रिएक्ट किया। और अभी वहां एक स्टीम बानी जिससे नीचे एक शैडो बन गई, और उस शैडो तक पहुंचते ही मेरी शैडो की रेंज दोबारा 50 गज तक होगी और तुम उसमें फंस गए। व्योम की बात सुन सौम्या हैरानी से कहती है, मतलब तुमने पिछले मुकाब में हुई चीजों का इस्तेमाल इस मुकाबले में किया? तुम्हारा दिमाग लाजवाब है। मतलब मैं हार गई। तभी व्योम सौम्या के पास आता है और तभी सौम्या के पास खड़े होते हुए कहता है, क्या तुम जीतना चाहती हो? व्योम की बात सुन सौम्या हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? व्योम की बात सुन सौम्या हैरान थी। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही व्योम आगे कहता है, मैं थक गया हूं, अब मुझे आराम करना है। और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की नजरों में आऊं, इसलिए मैं अब अपनी शक्ति इस फ्रेंडली मुकाबले में खर्च नहीं करने वाला। मुझे बस ये तय करना था कि मैं कहीं तुमसे हार ना जाऊं। जितने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी लड्डे डचकी से हार जाऊं। इसलिए मैं ये मुकाबला काफी कदे से कर रहा था। और जब अब सब क्लियर हो गया तो मुझे अब कोई शक नहीं है, इसलिए मैं हार मानता हूं। मुझे अपनी स्किल्स को ज्यादा दिखाना नहीं पसंद। इतना कहते व्योम मैदान से बाहर चल रहा जाता है। वह सौम्या बस व्योम को हैरानी से देखती रहती है।